बना लिया जिसको हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बोला, और दूसरा क्राइटेरिया हमने कहा था कि प्रोग्राम के द्वारा मेमोरी ऑक्युपाइड बाय प्रोग्राम शुड बी मिनिमम, ठीक है ना, मेमोरी ऑक्युपाइड बाय प्रोग्राम शुड बी मिनिमम। तो अगर प्रोग्राम की ऑक्युपाइड मेमोरी मिनिमम है तो एल्गोरिथम फेवरेबल होगा। तो दो पैरामीटर हमने, एक कहा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और दूसरा कहा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है ना। और हमने बताया था कि जो एल्गोरिथम ग्रो करता है वो कांस्टेंट ग्रो कर सकता है, दूसरा होता है लीनियर ऑर्डर से ग्रो करे या लॉगरिथमिक ऑर्डर से ग्रो करे, ठीक है ना, n log n ऑर्डर से ग्रो करे, n स्क्वायर ऑर्डर से ग्रो करे, n क्यूब ऑर्डर से ग्रो करे। तो हमने लगभग सबके एग्जाम्पल हमने देखे हैं कि जो एल्गोरिथम किस तरीके से ग्रो कर रहा है। एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है कि अगर कोई एल्गोरिथम पॉलिनोमियली अगर ग्रो कर रहा है, जैसे अगर कोई एल्गोरिथम जो है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो इस तरीके से ग्रो करे, कॉम्प्लेक्स ऑर्डर में अगर ग्रो करती है, मान लीजिए अगर एल्गोरिथम कॉम्प्लेक्स ऑर्डर में ग्रो करती है, ठीक है ना, तो उसका जो ऑर्डर हो जाएगा वो n रेज़ टू द पावर p होगा। तो आपको डेफिनेटली समझ में आ रहा है कि अगर कोई एल्गोरिथम जिसका कॉम्प्लेक्सिटी का ऑर्डर अगर n रेज़ टू द पावर p टाइप का है तो वो एल्गोरिथम सबसे अधिक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना, सबसे अधिक एल्गोरिथम कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है ना। तो ऐसे प्रॉब्लम जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी पॉलिनोमियल फॉर्म में ग्रो करती है उसको हम लोग बोलते हैं एनपी हार्ड प्रॉब्लम। तो फिलहाल अभी वो आपके सिलेबस में नहीं है क्योंकि वैसी प्रॉब्लम अभी आपको डिस्कस नहीं करनी, जब आगे क्लासेस में आप जाएंगे तो आपको एनपी हार्ड और एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम आपको डिस्कस करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम लोगों ने लूप के कुछ एल्गोरिथम्स की बात की थी, जैसे हमने कहा था लीनियर सर्च है, तो लीनियर सर्च की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो n ऑर्डर की होती है, n के बढ़ने से कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ता है। तो अगर कोई एक आपके पास रैंडम लिस्ट है, जैसे हमने कहा 10 है, 20 है, 8 है, 18 है, 17, 2 एंड 0, ये आपकी लिस्ट है, ठीक है ना। और मान लीजिए कि हमने किसको सर्च कर रहे हैं, 10 को सर्च कर रहे हैं, और एक सर्चिंग में अगर एक कंपैरिजन हम लोग ऐसे कंपेयर करते हैं कि ये आपकी लिस्ट है, क्या जिस आइटम को हम लोग सर्च कर रहे हैं उससे मैच करता है, इज दिस कंडीशन वैलिड। अगर ये कंडीशन पहले ही बार अगर मान लीजिए कि मिल जाए, ठीक है ना, इफ यू आर सर्चिंग फॉर फर्स्ट टर्म, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर सर्चिंग फॉर 19, ठीक है ना, अगर आप 19 को सर्च कर रहे हैं तो आपका पहले ही कंपैरिजन में आपका ये आपने डिसाइड कर लिया कि जिस आइटम को आप सर्च कर रहे हैं वो लिस्ट में प्रेजेंट है। तो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी, जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, उसको हम लोग बोलेंगे बेस्ट, ठीक है ना, बेस्ट केस, ठीक है ना, कि कॉम्प्लेक्सिटी नहीं वेरी कर रही है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n के ही तरीके से वेरी कर रही है, लेकिन हम लोग जिस आइटम को सर्च कर रहे हैं इवेंचुअली, ठीक है ना, दैट आइटम इज फर्स्ट वन। सो इन जस्ट वन कंपैरिजन, मान लीजिए अगर ये कंपैरिजन करने में अगर C1 टाइम लगता है, ठीक है ना, इफ दिस कंपैरिजन रिक्वायर्स C1 टाइम्स, तो पहले कंपैरिजन करने में C1 टाइम में ही आपका ये जो है C1 अमाउंट ऑफ टाइम में आप डिसाइड कर लेंगे कि ये एल्गोरिथम में लिस्ट में आइटम प्रेजेंट है या नहीं है। तो सबसे कम टाइम लगेगा तो हम लोग बोलेंगे कि दिस इज द बेस्ट केस, ठीक है ना। इवेंचुअली ये कोई रूल नहीं है, दिस इज एक कंडीशन ऐसी है कि पहला आइटम ही आप सर्च कर रहे थे और पहले ही पोजीशन पर मिल गया, तो दिस इज कॉल्ड बेस्ट केस। अच्छा, अगर 0 को सर्च कर रहे हो तो सिस्टम की जो एग्जीक्यूशन टाइम होगा, ठीक है ना, अगर आप 10 को सर्च कर रहे हो, इस तरीके से एक कंपैरिजन करने में, फॉर एग्जांपल इफ यू रिक्वायर C1 अमाउंट ऑफ टाइम टू मेक सच n कंपैरिजन, यू रिक्वायर C1 into n अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है ना। तो ये वर्स्ट केस हो जाएगा जब आइटम जिसको आप सर्च कर रहे हैं दैट आइटम इज प्रेजेंट एट लास्ट,
ठीक है ना। तो n-1 कंपैरिजन में आपको फेल कंडीशन मिलेगी, बट एट लास्ट दिस कंडीशन इज ट्रू, सो द एग्जीक्यूशन टाइम इज मैक्सिमम, सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड वर्स्ट केस। ठीक है ना। एवरेज केस। तीसरा हम लोग बात करेंगे कि एल्गोरिथम की एवरेज परफॉर्मेंस कैसे होगी। ठीक है ना। व्हाट इज एवरेज परफॉर्मेंस। एवरेज केस। एवरेज केस जैसे आप 8 को सर्च कर रहे हैं, 18 को सर्च कर रहे हैं, तो सिस्टम जो एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी है वो मॉडरेट होगी। ठीक है ना। तो अगर आप इसको समझना चाहें तो एक प्लॉट से हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम लोग जो है एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, हमने पहले ही टॉपिक का नाम जो है उसमें सेंड कर दिया, लिख दे रहे हैं, क्योंकि जब कोई बाद में देखेगा तो उसको जो है ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। ठीक है ना। एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, तो दो पैरामीटर के साथ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ हमने 3 केसेस, वही एल्गोरिथम का बेस्ट परफॉर्मेंस कब आएगा, व्हाट इज द वर्स्ट केस एनालिसिस एंड व्हाट इज एवरेज केस एनालिसिस। तो आप देखेंगे कि अगर यहाँ पर हम लोग n की वैल्यू को प्लॉट करें, व्हाट इज n, n इज नंबर ऑफ टर्म, एंड एट दिस एक्सिस व्हाट वी आर मेजरिंग complexity of algorithm। ठीक है ना। तो एवरेज केस में जो बेस्ट केस है उसकी ग्रोथ कुछ ऐसे हो रही है। ठीक है ना। दिस इज बेस्ट परफॉर्मेंस एंड दिस वन इज आई कैन से एवरेज परफॉर्मेंस एंड दिस वन इज फॉर वर्स्ट परफॉर्मेंस। ठीक है ना। दिस इज बेस्ट परफॉर्मेंस, ठीक है ना। दिस इज बेस्ट केस एनालिसिस। समझ में आ रहा है। ये आपका बेस्ट केस एनालिसिस है एल्गोरिथम का। जब आप पहले ही आइटम को सर्च कर रहे हैं तो इवेंचुअली यू आर गेटिंग आउटपुट इन लेस अमाउंट ऑफ टाइम। सेम एल्गोरिथम इज शोइंग बेटर परफॉर्मेंस, बट इफ आइटम इज प्रेजेंट एट लास्ट, सेम एल्गोरिथम परफॉर्मेंस इज पुअर। ठीक है ना। एंड इन बिटवीन मॉडरेट वैल्यू, इफ यू आर सर्चिंग एनी आइटम एट द मिडिल, देन दिस एल्गोरिथम शोज एवरेज बिहेवियर। ठीक है ना। तो बेस्ट केस में टाइम जो है वो कम लगेगा, और अगर आप एवरेज केस की बात करेंगे तो टाइम जो है उसकी वैल्यू मॉडरेट होगी। ठीक है ना। तो दिस इज एवरेज केस एंड दिस वन इज वर्स्ट केस। तो हम लोग जब एल्गोरिथम देखते हैं तो एल्गोरिथम के ऑर्डर के साथ, ठीक है ना, एल्गोरिथम की ऑर्डर तो डिसाइड करते ही हैं, एल्गोरिथम की ऑर्डर तो हम लोग डिसाइड करते हैं along with analysis, we discuss what is its best performance and when its performance is very bad and when its performance is moderate। ठीक है ना। तो 3 तरीके के परफॉर्मेंस की हम लोग बात करते हैं, बेस्ट परफॉर्मेंस की, वर्स्ट केस एनालिसिस की और एवरेज केस एनालिसिस की। ठीक है ना। तो दो केसेज हमारे बाकी रह गए हैं, और उन 2 केसेज की बात हम लोग करेंगे। हमने लूपिंग की बात कर लिया है कि कैसे हम लोग कॉम्प्लेक्सिटी मेजर करते हैं, नेस्टेड लूप की बात हमने कर लिया है कैसे कॉम्प्लेक्सिटी मेजर करते हैं, हमने लीनियर सर्च की कॉम्प्लेक्सिटी आपको मेजर करके दिखाया है, बाइनरी सर्च की कॉम्प्लेक्सिटी मेजर करके दिखाया है। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे, आज जो है इस चैप्टर का कंक्लूडिंग सेशन है, और कल से हम लोग डेटा स्ट्रक्चर की बात करेंगे, जो बहुत ही एल्गोरिथमिक, बहुत ही समझने वाली चीजें हैं। ठीक है ना। वहां से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज ये है एनालिसिस का जो कंक्लूडिंग सेशन है। ठीक है ना। तो एल्गोरिथम की जो परफॉर्मेंस है आप देख रहे हैं कि वही एल्गोरिथम लिस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, लिस्ट पे तो डिपेंड कर रही है, लिस्ट पे तो आइटम डिपेंड कर रहा है, लेकिन इस बात पर भी डिपेंड कर रहा है कि किस आइटम को आप सर्च कर रहे हैं। तो इसका वर्स्ट केस, एवरेज केस और बेस्ट केस परफॉर्मेंस को भी हम लोग डिस्कस करेंगे, तब आपकी एनालिसिस जो है वो कंप्लीट होगी। ठीक है ना। होपफुली आपको समझ में आ गया चीजें। अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कंजिक्यूटिव स्टेटमेंट्स अगर हैं। ठीक है ना। कंजिक्यूटिव स्टेटमेंट्स हैं, अगर स्टेटमेंट्स हैं तो उसकी हम लोग कॉम्प्लेक्सिटी को कैसे मेजर करेंगे। ठीक है ना। तो हम लोग लिख रहे हैं कंजिक्यूटिव स्टेटमेंट्स, ये इसका सब टॉपिक डाल दे रहे हैं। ठीक है ना।
इसका हम लोग सब टॉपिक जो है इंसर्ट कर रहे हैं, कंजीक्यूटिव स्टेटमेंट। कंजीक्यूटिव आज हम लोग देखेंगे, सिर्फ दो चीजों को हमको देखना है इस चैप्टर में, एक कंजीक्यूटिव स्टेटमेंट और दूसरा इफ एंड एल्स स्टेटमेंट। ठीक है ना, दिस वन। ठीक है ना, दो स्टेटमेंट अगर है तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को हम लोग कैसे मेजर करेंगे, उसी बात की एनालिसिस हम लोग जो है करेंगे। ठीक है ना, बाकी और सारे एल्गोरिथम की एनालिसिस हम लोगों ने किया हुआ है। तो मान लीजिए कि एक स्टेटमेंट है, हमने लिख दिया x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। ठीक है ना, एक स्टेटमेंट है। तो आप देखेंगे कि ये स्टेटमेंट का जो एग्जीक्यूशन का टाइम है वो हमेशा सेम होगा, क्योंकि ये सिंगल स्टेटमेंट है, तो इट्स एग्जीक्यूशन टाइम इज कांस्टेंट, ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है ना, अब हमने लिखा, एक लूप लगा दिया, फॉर आई इन रेंज ऑफ एन। ठीक है ना, और यहां पर हमने लिख दिया m इज इक्वल टू m प्लस 2। ठीक है ना, इस लूप के अंदर एक सिंगल लाइन स्टेटमेंट डाल दिया। अब ये कांस्टेंट एक्सप्रेशन है, तो दिस विल आल्सो रिक्वायर अ कांस्टेंट अमाउंट ऑफ टाइम। ठीक है ना, तो पहला स्टेटमेंट है, इसको हमने कहा कि दिस स्टेटमेंट रिक्वायर्स C0 अमाउंट ऑफ टाइम फॉर एग्जीक्यूशन एंड दिस स्टेटमेंट्स आल्सो रिक्वायर C1 अमाउंट ऑफ टाइम फॉर एग्जीक्यूशन। समझ में आ रहा है? अब हमने एक स्टेटमेंट हम लोग और लिख दे रहे हैं, फॉर j इन रेंज ऑफ n। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट, फॉर k इन रेंज ऑफ n। ठीक है, एंड आई एम सिंपली राइटिंग a इज इक्वल टू a प्लस 2। ठीक है ना, इस एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी को हमको डिस्कस करना है, व्हाट इज इट्स कॉम्प्लेक्सिटी, व्हाट इज इट्स कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर। ठीक है ना, तो यहां पर देखिए, ये जो स्टेटमेंट है, दिस स्टेटमेंट आल्सो रिक्वायर कांस्टेंट अमाउंट ऑफ टाइम। ठीक है ना, तो ये जो एक्सप्रेशंस हैं, एक्सप्रेशन आप किसी सिस्टम पर आप करते हैं, तो जो एक्सप्रेशन के एग्जीक्यूशन का टाइम है वो तो हमेशा सेम ही होगा। तो दिस स्टेटमेंट आल्सो रिक्वायर सेम अमाउंट ऑफ टाइम, लेट्स से दैट दिस रिक्वायर्स C2 अमाउंट ऑफ टाइम। ठीक है ना, तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, व्हाट इज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस एल्गोरिथम, ये जो लूप है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, अगर ये C1 टाइम ले रहा है एंड दिस स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटिंग n टाइम्स, तो व्हाट इज टोटल टाइम, टोटल टाइम यू कैन कैलकुलेट बाय C1 into n। ठीक है ना, C1 and this statement is executing n times, so total time required for execution of this loop is C1 into n, and this statement requires C0 amount of time, ये तो हमेशा कांस्टेंट होगा, and this statement, ठीक है ना, ये जो C2 अमाउंट ऑफ टाइम है, ये देखिए दो लूप के अंदर है। ठीक है ना, दिस इज आउटर लूप, दिस इज इनर लूप, सो दिस एग्जीक्यूशन रिक्वायर टोटल C2 into n स्क्वायर अमाउंट ऑफ। ठीक है ना, नेस्टेड लूप है, तो ये लूप जो है कितनी बार रन करेगा, n स्क्वायर टाइम्स रन करेगा, सो टोटल टाइम रिक्वायर्ड फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस स्टेटमेंट इज C2 n स्क्वायर, सो टोटल टाइम। ठीक है ना, अब हम लोग टोटल टाइम या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे, टोटल टाइम। ठीक है ना, व्हाट इज टोटल टाइम, दिस इज इक्वल टू C0 प्लस C1 into n प्लस C2 into n। ठीक है ना, this is a kind of polynomial, this is a polynomial of degree n, ये n डिग्री का एक पॉलिनोमियल है। तो हमने कहा है कि जो कॉम्प्लेक्सिटी जो है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, इस एल्गोरिथम की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, ओमेगा नोटेशन, ठीक है ना, दिस इज
डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है, हाईएस्ट पावर, ठीक है ना, जो हाईएस्ट पावर है वो n स्क्वायर है। तो जो ये कॉम्प्लेक्सिटी ग्रो कर रही है, दिस कॉम्प्लेक्सिटी इज ग्रोइंग विथ पावर 2, ठीक है ना। ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है, this algorithm is growing with square order. So I can say that this algorithm is good for small number of terms but not very good for large amount of if n is, ठीक है ना, if n statement is very high, तो ये इसकी जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो वेरी करेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से इस एल्गोरिथम अगर कंजिक्यूटिव स्टेटमेंट्स है तो उसका हम लोग कॉम्प्लेक्सिटी का ऑर्डर मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एक स्टेटमेंट ये हो गया। दूसरा हम लोग बात करेंगे नेस्टेड इफ एंड एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। दूसरा हम लोग बात करेंगे लास्ट इस चैप्टर का कंक्लूडिंग सेशन में हम लोग बात करेंगे कि अगर इफ एंड एल्स स्टेटमेंट है तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को हम लोग कैसे मेजर करेंगे, ठीक है ना। एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम एंड स्टेटमेंट यहाँ पर हम लोग लिख दे रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है ना। ये होपफुली आपको समझ में पूरी तरीके से आ गया है कि कैसे हम लोग कॉम्प्लेक्सिटी को मेजर कर रहे हैं, ठीक है ना। अगला हम लोग टॉपिक डाल दे रहे हैं कि अगर जो है इफ एंड एल्स स्टेटमेंट, ठीक है, इफ एंड एल्स स्टेटमेंट्स भी नहीं, नेस्टेड इफ एंड एल्स स्टेटमेंट, ठीक है, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को हमको मेजर करना है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को मेजर करना है कि जो एल्गोरिथम है वो कितना कॉम्प्लेक्स है। तो मान लीजिए कि हमने यहाँ पर लिखा इफ, और इफ के साथ एक कंडीशन लगा दिया इफ, और इसके साथ हमने एक कंडीशन स्टेटमेंट लगा दिया, ठीक है ना। तो अगर कंडीशन है तो हर एक कंडीशन को चेक करने के लिए मान लीजिए कि कुछ टाइम लग रहा है। उसके बाद इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट हमने डाला है, स्टेटमेंट 1, ठीक है ना। ये स्टेटमेंट्स हो सकता है या सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमने यहाँ पर सिंगल लाइन स्टेटमेंट लिखा है क्योंकि जो है हमको टाइम कंप्यूट करने में जो है थोड़ा सा सुविधा होगी, ठीक है ना। और यहाँ पर दिस इफ स्टेटमेंट इज आल्सो रिटर्निंग सर्टेन वैल्यू, ठीक है ना। ये चीज, दिस स्टेटमेंट इज आल्सो रिटर्निंग सर्टेन वैल्यू। तो इफ के साथ जो है मान लीजिए कि कंडीशन को एग्जीक्यूट करने में C0 अमाउंट ऑफ टाइम लग रहा है, और जो फर्स्ट सीक्वेंस है, फर्स्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट, दिस रिक्वायर्स C1 अमाउंट ऑफ टाइम। इन द सेम वे जो रिटर्न स्टेटमेंट है, रिटर्न स्टेटमेंट रिक्वायर्स C2 अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है। दिस रिक्वायर्स C2 अमाउंट ऑफ टाइम। अब देखिए इफ के साथ हमने एल्स लगाया हुआ है और हम लोग एल्गोरिथम की बात कर रहे हैं, किसकी, लीनियर सर्च की बात कर रहे हैं, या दो लिस्ट को कंपेयर करने की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। वी आर कंपेयरिंग टू लिस्ट। तो हमने यहाँ पर फॉर आई इन रेंज ऑफ एन, ठीक है ना। हमने कहा कि अगर लिस्ट, दिस इज माय कंडीशन, इफ पहला जो लिस्ट है लिस्ट 1 का ith स्टेटमेंट, ठीक है ना, दिस इज लिस्ट 1 एंड इट्स ith वैल्यू इज सेम एज लिस्ट 2's ith वैल्यू, ठीक है ना। जो दूसरा लिस्ट है इसके 2th ith वैल्यू को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है ना। दिस एंड इफ दिस कंडीशन इज, अगर ये कंडीशन, अच्छा इक्वल पर तो हमको कुछ मिलेगा नहीं, ठीक है, इक्वल पर तो हमको कुछ मिलेगा नहीं।
हम लोग यहाँ पर इक्वल को रिप्लेस करके नॉट इक्वल कर दे रहे हैं और इसको हाईलाइट कर दे रहे हैं। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि हमने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि अगर इक्वल कर रहे हैं तो इक्वल करने में आपको जो है इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर मान लीजिए कि जो पहली लिस्ट है वो 1 2 3 4 है एंड सेकेंड लिस्ट इज ऑल्सो 1 2 3 4 1 2 3 5, तो जब i की वैल्यू 1 है, when i is equal to 1, तो दोनों वैल्यू सेम है। तो अगर ये कंडीशन फॉल्स है, अगर ये कंडीशन फॉल्स है, ठीक है ना, तो इसका मतलब दोनों वैल्यू सेम है। तो पहले i के लिए जब whenever i is equal to 0, दिस कंडीशन इज, पहला जो कंडीशन है ये ट्रू है। दूसरा कंडीशन, दिस इज ऑल्सो ट्रू, दिस कंडीशन इज ऑल्सो, ये जो कंडीशन है, ठीक है ना, ये कंडीशन क्या है, ट्रू है। अब यहां पर देखिए नॉट इक्वल टू, यस दिस इज नॉट इक्वल टू, ठीक है ना, तो जब i की वैल्यू 3 है तो ये इक्वल नहीं है, तो ये कंडीशन क्या हो गई, दिस कंडीशन इज फॉल्स, ठीक है ना, दिस कंडीशन इज फॉल्स। तो हम लोग रिटर्न कर दे रहे हैं, व्हाट इज रिटर्न, रिटर्न इज फॉल्स, ठीक है ना। तो अगर हम लोग पहले ही कंपैरिजन में मान लीजिए कि पहली ही वैल्यू डिफरेंट होती, फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट दिस लिस्ट, ठीक है ना, इफ यू टॉक अबाउट दिस लिस्ट 5 4 3 2 1, ठीक है ना, तो मान लीजिए कि ये जो लूप है, दिस स्टेटमेंट रिक्वायर्स C3 अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है ना, ये जो है दिस स्टेटमेंट, ये जो कंपैरिजन हम लोग डिसाइड कर रहे हैं, दिस रिक्वायर्स C3 अमाउंट ऑफ टाइम एंड रिटर्न स्टेटमेंट रिक्वायर्स C4 अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो यहां से देखिए हम लोग टाइम को मेजर कर रहे हैं, तो टोटल एग्जीक्यूशन टाइम हम लोग मेजर कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हम लोगों को डिस्कस करना है। सो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, व्हाट इज टोटल टाइम रिक्वायर्ड, दिस इज इक्वल टू C0 प्लस C1, ठीक है, C0 प्लस C1 प्लस C2, इतना अमाउंट ऑफ टाइम हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए ये जो स्टेटमेंट है, दिस स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट कितना टाइम लगा रहा है, C3 एंड दिस रिक्वायर C4, और ये लूप के अंदर लगा हुआ है, तो टोटल टाइम रिक्वायर कितना हो जाएगा, C3 प्लस C4, और ये जो है लूप के अंदर लगा हुआ है, ठीक है ना, लूप के अंदर लगा हुआ है एंड लूप इज एग्जीक्यूटिंग n टाइम्स, सो दिस इज माय टोटल टाइम। तो यहां पर आप देखते जाइए कि ये जो ये इतना पूरा कांस्टेंट है, तो आई कैन रिप्लेस बाय अ न्यू कांस्टेंट, लेट्स से C a, ठीक है ना, कांस्टेंट टर्म का सम, प्लस C3 एंड C4 इज रिप्लेस्ड बाय CB इंटू n, ठीक है ना। तो कांस्टेंट को हम लोग रिप्लेस कर दे पा रहे हैं इसलिए क्योंकि हम लोग दिखाना चाहते हैं, वी वांट टू सिंपली शो दैट दिस इज काइंड ऑफ अ पॉलिनोमियल एंड नॉट एग्जैक्टली पॉलिनोमियल, दिस इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, ठीक है ना। ये जो पॉलिनोमियल है इसका डिग्री 1 है, तो इस एल्गोरिथम के अगर नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट है तो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी ग्रो कर रही है, दिस कॉम्प्लेक्सिटी इज ग्रोइंग एट लीनियर ऑर्डर, ठीक है ना, लीनियर ऑर्डर। तो ये दो अगर आपके पास लिस्ट को कंपेयर करें तो यहां पर आप देख रहे हैं कि अगर वैल्यू लास्ट में डिफर कर रही है तो उसके एग्जीक्यूशन में ज्यादा टाइम लगेगा, उसको डिसाइड करने में कि दोनों लिस्ट सेम है या नहीं है, रिक्वायर मोर अमाउंट ऑफ टाइम। बट इन द सेकेंड लिस्ट, ठीक है ना, अगर लिस्ट हमारी ये हो, देन इन जस्ट इन फर्स्ट कंपैरिजन, ठीक है ना, एक कंपैरिजन में पहले ही जब कंडीशन चेक करेगा फॉर द फर्स्ट कंडीशन, दिस कंडीशन इज ट्रू, तो पहले ही कंपैरिजन में कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो जो परफॉर्मेंस होगा वो सिस्टम की जो परफॉर्मेंस को हम लोग 3 पार्ट में, जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, एवरेज परफॉर्मेंस, एवरेज
परफॉर्मेंस, दूसरा इसका बेस्ट परफॉर्मेंस एंड इट्स वर्स्ट परफॉर्मेंस। ठीक है ना। तो बेस्ट परफॉर्मेंस कब आएगा? इस सिस्टम का बेस्ट परफॉर्मेंस अगर दोनों लिस्ट, ठीक है ना, पहले ही पोजीशन पर जो है ये कंडीशन जो है होल्ड कर जाए। अगर लिस्ट पूरी तरीके से डिसिमिलर है तो जस्ट इन वन कंपैरिजन वी कैन डिसाइड दैट बोथ लिस्ट आर डिफरेंट। ठीक है ना। सिर्फ एक कंपैरिजन में हम लोग डिसाइड कर लेंगे कि जो लिस्ट है वो लिस्ट इक्वल नहीं है, तो बेस्ट केस पहले कंपैरिजन में डिसाइड हो जा रहा है। बट इफ यू टॉक अबाउट फर्स्ट सेट, ठीक है ना, अगर आप पहले सेट की बात करें तो पहले सेट में आप देखिए कि आपके चौथे कंपैरिजन में, जब चौथे कंपैरिजन में हम लोग डिसाइड कर पा रहे हैं कि ये दोनों लिस्ट सेम नहीं है, तो इस केस में सिस्टम की जो परफॉर्मेंस होगी, सेम एल्गोरिथम सो पुअर परफॉर्मेंस, बट इन द सेकंड केस, फॉर द सेकंड केस दिस इज शोइंग बेस्ट परफॉर्मेंस। समझ में आ रहा है? एक बार मैं सबसे हाल पूछ लेता हूं कि जो हम लोग बात कर रहे हैं क्या वो समझ में लोगों को आ रहा है? चिरंजीत विश्वास, यस सर। समझ में आ रहा है? लक्षित, यस सर। दीपक प्रसाद, पीपी, राज, सृष्टि साहू, यस। हाँ, तो हम लोग कह रहे हैं कि एक ही एल्गोरिथम है, उस एल्गोरिथम की परफॉर्मेंस किस केस में, ठीक है ना, ये जो है सबके लिए सेम नहीं होगी। ठीक है ना। देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ एल्गोरिथम व्हिच इज which time complexity also depend on kind of data set you have taken as input। समझ में आ रहा है कि सारे एल्गोरिथम की परफॉर्मेंस हमेशा सेम नहीं होगी। इस बात पर भी डिपेंड करेगा एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी कि आपने जो डेटा सेट लिया है वो डेटा सेट कैसा है। ठीक है ना। तो मान लीजिए कि आपने पहला सेट लिया है तो सिस्टम की परफॉर्मेंस क्या होगी? वर्स होगी। बट फॉर द सेकेंड डेटा सेट द सिस्टम विल सो बेस्ट परफॉर्मेंस। ठीक है ना। और अगर तीसरे प्लेस पर वैल्यू वेरी करती है तो द सिस्टम विल सो मॉडरेट परफॉर्मेंस। ठीक है ना। तो इस तरीके से जो एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ठीक है ना, जो एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ये आपका जो है खत्म हो चुका है। हमने बहुत डिटेल में लूप्स की बात किया, फिर जो है नेस्टेड लूप की बात किया, फिर हमने कंजिक्यूटिव स्टेटमेंट्स की बात हमने किया, फिर हमने नेस्टेड इफ एंड एल्स की बात किया, हमने बाइनरी सर्च की बात किया, हमने लीनियर सर्च की बात किया, और बहुत सारे एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी और जो है डेटा सेट पर एंड एग्जीक्यूशन टाइम डिपेंड्स ऑन डेटा सेट, हमने बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर के देखे हुए हैं। ठीक है ना। तो अब जो है इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया। अगला चैप्टर जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है ना। अगला जो चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, तो बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है ना। व्हाट इज स्टैक, व्हाट इज क्यू। एक सिस्टम में आप जो हम लोग लिखते हैं मैथमेटिक्स में, हम लोग ऐसे समझते हैं, अगर कोई एक्सप्रेशन हमने लिखा हुआ है तो हम लोग ऐसे लिखते हैं 2 + 3 × 2। ठीक है ना। तो जब हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो आउटपुट क्या होता है? व्हाट इज इट्स आउटपुट? इट्स आउटपुट इज 8। ठीक है ना। इट्स आउटपुट इज डेफिनेटली 8। बट इफ यू put this statement inside braces, what will happen? It will calculate 10। समझ में आ रहा है? तो हम लोग प्रायोरिटी को डिसाइड कर रहे हैं। We are deciding priority on the certain rule। ठीक है, आपने पढ़ा होगा, बोर्ड मास का फार्मूला पढ़ा होगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इस एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करते हैं। अब प्रश्न उठता है कि हम तो इस तरीके से इवेल्युएट करते हैं, बट हाउ कंप्यूटर सिस्टम इज गोइंग टू इवेल्युएट दिस काइंड ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है ना। एक चीज हम जानते हैं कि जो हमने एक्सप्रेशन लिखा है और जो कोड लिखा हुआ है,
that code is not going to execute exactly in the same way। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या होता है, कैसे ये जो एक्सप्रेशन हमने लिखा है, इस एक्सप्रेशन में जो ऑपरेटर आया हुआ है ये नंबर्स के बीच में आया है, क्या कंप्यूटर इसी तरीके से इस एक्सप्रेशन को समझता है या कोई अलग तरीका है। ठीक है ना। जिस तरीके से हम लोग इवेल्युएट करते हैं क्या उसी तरीके से मशीन भी इवेल्युएट करती है। हमारे पास तो हमने एक फार्मूला बना लिया है। ठीक है ना। इस तरीके से हमने फार्मूला बना लिया है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करते हैं। बट हाउ अ सिस्टम इवेल्युएट एनी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ठीक है ना, कि एक सिस्टम किस तरीके से एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करता है। ठीक, इस चीज पे हम लोग बात करेंगे। तो ये बातें हम लोग ये सब बातें जो हैं वो आपकी आती हैं डेटा स्ट्रक्चर की प्रोग्रामिंग में। ठीक है ना, डेटा स्ट्रक्चर की प्रोग्रामिंग में। तो सबसे पहले हम लोग डिसाइड करेंगे, हमारे पास कुछ डेटा है, ठीक है ना, कुछ ऑपरेशंस है और कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। आज थोड़ा सा हम ओवरव्यू दे रहे हैं, बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। आज हम लोग नया चैप्टर है तो कल से शुरू करेंगे डेफिनेटली, आज जो है डिस्कस नहीं करेंगे। तो इस चैप्टर को आप लोग पढ़ लीजिएगा और अगर कोई एरर आती है तो आप जो है डिस्कस करिए। ठीक है। अच्छा, एक चीज इंफॉर्मेशन आपको हम दे देते हैं, आप लोग जुड़े हुए हैं तो ग्रुप में एक मैसेज हमारी तरफ से कन्वे कर दीजिएगा कि अगर किसी के रजिस्ट्रेशन में, ठीक है ना, क्लास 12th के किसी के रजिस्ट्रेशन में कोई एरर है, ठीक है ना, और वो उसको चाहता है कि वो एरर रिमूव हो, तो हमको जो है एक हमने ईमेल क्रिएट किया हुआ है। ठीक है ना, लिस्ट हमने जो है नेट पे ग्रुप में डाल दिया हुआ है सारे बच्चों के। 124 बच्चे क्लास 12th में हैं, सारे बच्चों के हमने जो है डाल दिए हैं लिस्ट। ठीक है, और उस लिस्ट में सबके पूरी डेटा प्रेजेंट है, लैंग्वेज, मीडियम, सारी डेटा प्रेजेंट है। कुछ डेटा है जो गलत नहीं होना चाहिए, कुछ डेटा से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। जैसे अगर आपका जो है इनकम है तो वो आप चाहे जितना रखिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर नाम है तो डेफिनेटली नेम इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है ना। तो अगर ऐसी कोई गलती है जिसको आपको सुधारना है तो हमने एक मेल आपको प्रोवाइड कराया है, उसी मेल पर आप जो है क्वेरी लिख के भेजिए विथ रिलेवेंट डॉक्यूमेंट। ठीक है ना, तो आपकी जो एरर है वो रिमूव हो जाएगी। और एक मैसेज और कन्वे कर दीजिएगा कि जो लिस्ट हम मतलब फिर से डालेंगे वो 4 तारीख के बाद डालेंगे, क्योंकि जो है 4 तारीख जो है होपफुली जो है संडे है, मंडे को हम लोग फिर से लिस्ट डाल लेंगे सारे करेक्शन करने के बाद। ठीक है ना, तो एक बार आप लोग फिर से देखिएगा। उसके पहले जो है अगर किसी को कोई आपत्ति है तो जो है मेल पर रिप्लाई करें, व्हाट्सएप पर ना देखें। व्हाट्सएप पर क्या होता है कि बहुत सारी व्हाट्सएप आते रहते हैं, तो मतलब जो है उसको देखना पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, देखना पॉसिबल नहीं होता है तो स्पेस भर जाता है, तो हम लोग सारे जो है एक साथ मेल डिलीट कर देते हैं, सारे जो है व्हाट्सएप के मैसेज एक साथ डिलीट कर देते हैं। ठीक है ना, तो हमारे लिए पॉसिबल भी नहीं होता, किसी के लिए पॉसिबल नहीं है व्हाट्सएप से कोई चीज़ डेटा कन्वे करना। ठीक है ना, तो मेल में अगर आप भेजेंगे तो आपकी डेटा 100% आपकी करेक्ट हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये मैसेज हमारी तरफ से कन्वे कर दीजिएगा। ठीक, तो कल का हम लोग एक बैकग्राउंड बना ले रहे हैं, कल से हम लोग डिस्कस करेंगे डेटा स्ट्रक्चर्स। ठीक, ये चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर्स की बात हम लोग करेंगे। हमारे पास कुछ डेटा है, कुछ हमारे पास उस डेटा पर कुछ हमने ऑपरेशन बनाए हुए हैं और कुछ आर्ग्जियम हमने बनाया हुआ है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि क्लास अटेंडेंस का रजिस्टर होता है। ठीक है ना, क्लास अटेंडेंस का रजिस्टर, सबसे पहले आप चीज़ों को समझने की कोशिश करिए कि हम लोग क्या कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि क्लास रजिस्टर जो है उसमें सबके जो नाम है, ठीक है ना, सबके नाम है, लेकिन नाम को जो हम लोग लिखते हैं रजिस्टर में तो उसको एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखते हैं। हम लोग उसको डेटा को
लेक्सिकल ऑर्डर में या डिक्शनरी ऑर्डर जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके ऑर्डर में हम लोग लिस्ट को सॉर्ट करके तब जो है नाम को लिखते हैं। ठीक है ना, लिस्ट को हमने सॉर्ट करके फिर हमने उसको लिखा हुआ है। और आप देखेंगे कि इस तरीके से डेटा को अरेंज करने से, अगर आप सर्चिंग किसी नाम की सर्च कर रहे हैं, किसी नाम को आप सर्च कर रहे हैं, तो आपको 2-4 कंपैरिजन में लिस्ट आपकी मिल जाती है, नाम आपका मिल जाता है, बट योर डेटा इज प्रेजेंट इन नो एनी हैविंग नो एनी पैटर्न। ठीक है, अगर डेटा आपकी रैंडम वे में पड़ी हुई है तो क्या ऐसा कोई पैटर्न मिलेगा? डेफिनेटली यू आर नॉट गोइंग टू हैव एनी काइंड ऑफ पैटर्न, आपको कोई पैटर्न मिलने वाला नहीं है। तो अगर मान लीजिए आप किसी नाम को सर्च कर रहे हैं, क्लास में 100 स्टूडेंट हैं, देन इट इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। आपको शुरू से लेके अंतिम तक सबके नाम को मैच कराना पड़ेगा, और नाम अगर मैच करता है तो आप कहेंगे कि हाँ डेटा प्रेजेंट है। ठीक है ना, तो ये चैप्टर उसी से डील करता है कि हमारे पास डेटा है, दिस इज कॉल्ड डी। व्हाट इज डी? दिस इज सेट, डेटा सेट है। ठीक है ना, दूसरा, इस डेटा पर कुछ हमने फंक्शन बनाए हैं, जैसे नया नाम ऐड कैसे हो गया। ठीक है, तो नया नाम ऐड होगा तो हम लोग कहाँ पर ऐड करेंगे, कहाँ पर ऐड करेंगे? सबसे पहले हम लोग नीचे ऐड करेंगे, उसके बाद अगले बार जब फिर से नाम लिखेंगे तो फिर से हम लोग उसको जो है प्रॉपर पोजीशन पर डाल देंगे। ठीक है ना, तो एक एडिशन का हो गया फंक्शन। एक हो गया कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट जो है वो स्कूल छोड़ के चला जाता है तो उसका नाम डिलीट भी होना चाहिए। ठीक है ना, तो देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ फंक्शन दैट यू कैन अप्लाई ऑन द डेटा सेट। ठीक है ना, और कुछ सेट ऑफ ऑक्सियम्स हैं, और इन्हीं तीनों का जो ट्रिपलेट है, दिस ट्रिपलेट इज कॉल्ड डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है ना, दिस ट्रिपलेट मतलब तीनों का कॉम्बिनेशन। ठीक है, डेटा हो, डेटा पर कुछ ऑक्सियम्स हो और कुछ फंक्शंस हो। ऑक्सियम्स की डेफिनेशन आप लोग जानते हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप बताएंगे कि व्हाट इज ऑक्सियम। ठीक है, एंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑक्सियम्स एंड थ्योरम्स, कोई बताएगा? चिरंजीत विश्वास, चिरंजीत विश्वास प्रेजेंट हो?